हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में चैप्टर हमारा था अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? स्वर वर्णों के वर्गीकरण के आधार पे कुछ हमने उनके टाइप्स पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो सब टाइप्स होते हैं वो भी पढ़े थे। कल हमने व्यंजन वर्ण भी पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण का हमने चार्ट भी पढ़ा था। इसमें का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब पढ़े थे। कितनी संख्या होती है व्यंजन की, हमने ये भी पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। व्यंजन वर्णों का व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण को तीन तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये हमारे हैं व्यंजन के प्रकार। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए ऊष्म व्यंजन को दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, आइए अब इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए निकले। विशेष स्थान मुंह के कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, दांत हो सकते हैं, मूर्धा हो सकता है या ओंठ हो सकता है। ठीक है, यानी कि स्पर्श का मतलब ही होता है टच करना। स्पर्श मतलब छूना, टच करना। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से होकर निकलते हुए मुंह के किसी भी इस विशेष स्थान पर टच करके निकले। ठीक है, चाहे वो आपका कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो या ओंठ हो। ठीक है, चलिए पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको आगे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए
फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श विशेष स्थान हो सकते हैं हमारा कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, मूर्धा, दांत हो सकता है, ओंठ हो सकता है। को स्पर्श करके निकले। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ को स्पर्श करके निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, कंठ माने हमने आपको बताया था, कंठ माने क्या होता है, गला होता है। तालु, तालु क्या होता है, मुंह के अंदर का ऊपरी भाग, मुंह के अंदर का ऊपरी भाग जिसके नीचे जीभ रहती है, जिसके नीचे क्या रहती है, जीभ रहती है। ठीक है, हमारा मूर्धा, मूर्धा क्या है, मूर्धा मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला भाग, मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला भाग। दांत, दांत आप जानते हैं, दांत, दंत। ठीक है, ओंठ, ओंठ भी आप जानते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन जो है 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, कल ही हमने आपको टेबल चार्ट में बना के दिखाया था। का वर्ग वाले, ठीक है, चा वर्ग वाले, टा वर्ग वाले, ता वर्ग वाले, पा वर्ग वाले और पा वर्ग वाले, ये कुल कितने होते हैं, 25। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, क्या और होते हैं, पा वर्ग वाले, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितने हो गए, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। या यूं कह दें कि का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के जितने भी अक्षर हैं वो सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन वर्णों को दो आधार पर इनको भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को भी क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए सीखते हैं कौन से दो भाग हैं। स्पर्श
व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, अभी हम पढ़ के आए थे घोषत्व, कल ही क्लास में पढ़ा था हमने। घोषत्व के आधार पर। दूसरा हमारा है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। कल ही हमने पढ़ा है घोषत्व। घोषत्व क्या हमने बताया था? घोषत्व का मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी कि स्वर तंत्रियों में जब श्वास का कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। स्पर्श व्यंजन को हमने दो भागों में बांट दिया, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। आइए जानते हैं घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजनों को, ठीक है। घोषत्व का जैसा हमने आपको बताया भी, घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, यानी कि श्वास का कंपन, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन आपकी घोषत्व के। घोषत्व के आधार पर भी इनको दो भागों में बांट दिया गया है। घोषत्व के आधार पर भी इनको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। घोषत्व के आधार पर स्पर्श व्यंजनों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक अघोष, एक सघोष। अघोष, सघोष, ठीक है। अघोष, सघोष। अब बात करते हैं अघोष क्या होता है। अघोष क्या होता है? अघोष उन्हें कहते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अघोष। और सघोष किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में उत्पन्न हो वो सघोष कहलाते हैं। आई बात समझ में? अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। आइए पहले अघोष देखते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक, उसे तो अघोष कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना अघोष में क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग, अभी हमने वर्ग आपको बताया था ना, जो है का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, तो वही चीज बताया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, तथा सा 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 और ये सरौता वाली सा, ठीक है, सा सीटी वाली, षटकोण वाली और सरौता वाली अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा सा हा सघोष है, ठीक है। आइए
जरा वर्ग देखते हैं अघोष व्यंजन वर्ण वाले। जैसे कि का वर्ग वाले, का, खा, गा, घा, अ, चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है। टा, ठा, टा, ठा, डा, ढाड़क्कन, अड़ा। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना। ठीक। पा, फा, बा, भाव, मा। अब डेफिनेशन पे आना। अब क्या कह रहा था, प्रत्येक वर्ग का ये हमारा का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसका पहला वर्ण, इसका पहला का है, पहला ले लिया एक वर्ग से। प्रत्येक वर्ग का वर्ग से हम पहला ले रहे हैं और कौन से ना दूसरा वर्ण, दूसरा हमारा क्या है, खा। ठीक है। इस वर्ग से देखते हैं पहला वर्ण चा, दूसरा वर्ण छा। हमको लेना पहला और दूसरा है, हो उसमें चाहे जितने। इसमें देखते हैं टा और ठा। ठीक है। इसका देखिए पहला क्या है ता, दूसरा क्या है था। इसमें पा और फा। ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10। इनकी संख्या कितनी होगी, 10। और साथ में क्या लिखा था कि पहला दूसरा वर्ण तो हमने ले लिया, तथा सा 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 ये भी अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 ये हो गई। तो 10 यहाँ थे और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 13। तो 13 हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है। 13 हमारे क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। फिर से हम समझा देते हैं इसको। अघोष व्यंजन उसे कहते हैं जिस स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा अघोष है। सा एनसीटी वाली, षटकोण वाली और सरलता वाली। ठीक है। हमारा का वर्ग हमने लिखा पूरी, चा वर्ग के लिखी, टा वर्ग का लिखा, ता वर्ग वाला, पा वर्ग वाला। ठीक है। कह रहा पहला और दूसरा वर्ण सब वर्ग से ले लिया। इसका पहला दूसरा, 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 इन सबको ऐड किया, कितने हो गए, 10 हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और साथ में ये कहा था कि सा ये अघोष है। 10 ये थे, 3 वो हो गए, टोटल कितने हो गए, 13। तो हमारे अघोष व्यंजन कितने हैं, 13 है, 13 है। ठीक है। अगले की हम बात करें, अगला हमारा है सघोष। ठीक है। ये अघोष था, अब है सघोष। ये वर्ग हम लिखे रहने देते हैं क्योंकि इसी वर्ग की अभी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बार बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखा रहे। चलिए अगला है सघोष। सघोष का दूसरा नाम घोष भी है। ठीक है। सघोष हमने आपको अभी बताया स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है। अब इसका क्या है, उसका था कि पहला और दूसरा वर्ण तथा सा अघोष है। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी कि थर्ड, चौथा यानी कि फोर्थ, पांचवा यानी कि फिफ्थ। तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन
तथा सभी स्वर एवं अंतःस्थ व्यंजन सघोष हैं। ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन हो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन तथा सभी स्वर, जितने भी स्वर हो एवं अंतःस्थ व्यंजन सघोष हैं। ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं जरा। थोड़ा इसको हम ऐसे कर देते हैं। क्या कहा गया? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का, हर वर्ग का तीसरा ले लो पहले। इसका तीसरा गा, इसका जा, इसका डा, इसका दा, इसका बा। ठीक है, ले लिया इसका तीसरा। इसके बाद कौन सा लेना है? चौथा। चौथा कौन सा है? ये वाला। सभी वर्ग से चौथा ले लो। ले लिया। वह पांचवा, पांचवा भी लेना है। पांचवा यानी ये वाला। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर क्या कह रहा है? सभी स्वर। अब सभी स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा बड़ा वाला, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे सभी स्वर हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सभी स्वर हो गए। इसके बाद हमको क्या लेना है? एवं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ने आपको विकल्प बताया था। अंतःस्थ व्यंजन थे हमारे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा और क्या है? हा। ठीक है, ये। अब देखिए, अब एक बार फिर से पढ़िए इसको जरूर कि सघोष वाले में क्या था कि स्वर तंत्रियों में कंपन हो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन तथा सभी स्वर एवं अंतःस्थ व्यंजन सघोष हैं। हमने प्रत्येक वर्ग का तीसरा ले लिया, सभी वर्ग से तीसरा तीसरा ले लिया। इसके बाद चौथा ले लिया सभी वर्ग से, फिर हमने पांचवा ले लिया एवं साथ में हमने इसका क्या किया? सभी स्वर ले लिए। स्वर हमारे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ ले लिए। इसके बाद एवं अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा, हा ले लिया। अब इनकी संख्या देखते हैं कितनी होती है जरा। देखिए, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, यानी कि तीन इसमें। हर वर्ग से तीन तीन है। टोटल कितने हो गए? तीन तीन छह, तीन नौ, तीन 12, तीन 15। 15 तो यहाँ हो गए। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये हो गए हमारे। ठीक, इसके बाद ये कितने हैं? या, रा, ला, वा, यानी कि 5 ये हैं। टोटल कितने हो गए? 15 ये, 10 ये, 15 10 25, 25 और 5 30। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 30। 30 हमारे सघोष व्यंजन है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए सघोष व्यंजन कितने हैं? सघोष व्यंजन हमारे 30 हैं। और अघोष व्यंजन कितने थे? वो थे 13 थे। ठीक है,
चलिए इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि घोषत्व के आधार पर जो है दो भागों में पढ़े थे, अघोष और सघोष। अब एक रह गया हमारा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी इसी तरह दो भागों में उनको भी वर्गीकृत किया गया है। वो है, एक तो है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप वर्णमाला को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्राई स्टार बिल्कुल आपका एक परिवार ही है। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर दो तरह से, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती हो, जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती हो, ठीक, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती हो। महाप्राण में उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु निकले या अधिक वायु निकले। ठीक है, मुंह से अधिक वायु निकले, वायु यानी कि हवा, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इनके उच्चारण मुंह से कम वायु निकले अल्प प्राण, ज्यादा निकले महाप्राण। ठीक है, अल्प मेन वैसे भी होता है कम। ठीक है, अल्प प्राण में ठीक इसी तरह इसमें लिखा है कि, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, ये बना रहने देते हैं। इसी तरह इसमें भी होता है अल्प प्राण में, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए
इसी तरह इसमें वर्ग बनाते हैं का, खा, गा, घा, अ, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला ले लो, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला। पहला हो गया। इसके बाद तीसरा, तीसरा कौन सा है, ये वाला, ये हो गया, सभी से ले लिया हमने। और पांचवा, पांचवा ये हो गया। कितनी हो गई इनकी संख्या, 5, 5 10, 5 15, ठीक है, ये तो हो गए 15। साथ में और कुछ भी कहा है, तथा अंतास्त व्यंजन, अंतास्त व्यंजन या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। तो 15 और 4 कितने हो गए, 19। तो अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन 19 होते हैं। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं अपना महाप्राण। महाप्राण, ठीक है, उच्चारण में वायु मुंह से अधिक निकले। ठीक, उच्चारण में वायु मुंह से कैसे निकले, अधिक निकले, वे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें भी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन जितने भी ऊष्म व्यंजन है पूरे, ये सभी क्या है, महाप्राण के उदाहरण है। ठीक है, आइए जरा ड्रा कर लेते हैं वर्ग को एक बार, इसमें भी जरा हम समझा देते हैं आपको। का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, ढक्कन, अणा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ता, था, दा, धा,
न, पा फा बा, पा पा फा बा भा और मा। इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, इसका दूसरा, इसका, इसका, इन सब का दूसरा ले लिया। इसके बाद चौथा, चौथे में ये आ रहा है 1 2 3 4, इसका हर वर्ग का चौथा ले लिया। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो ये यहीं से हो गए। ठीक है, 10 महाप्राण व्यंजन तो यहीं से निकल आए। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है सा, सा, सा और हा, 4 यहां से निकल आए। टोटल कितने हो गए आपके? 14। ठीक है, 14 आपके महाप्राण व्यंजन हो गए। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिसमें कि स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा और स्पर्श व्यंजन को हमने 2 भागों में भी बांटा था। किस भागों में? एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। हमने घोषत्व के आधार पर पढ़ा। घोषत्व के आधार पर 2 तरह के, अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। फिर हमने अंतास्थ व्यंजन प्राणत्व के आधार पर पढ़ा, उसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, अब अगला हमने पढ़ा अल्प प्राण पढ़ा और महाप्राण। अब इसके बाद हमारा अगला जो है व्यंजन है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा व्यंजन था हमारा अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बीच में हो, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बीच में हो, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं हमारे। एक होता है या, रा, ला और वा। ये हमारे हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत एवं होठों के परस्पर स्पर्श से तो होता है, लेकिन कहीं भी इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता। पूरी तरह से कहीं स्पर्श नहीं करते, ना ये कंठ पे, ना ये तालु पे, और ना ये दांत पे, और ना ये होठों पे। व्यंजन इनकी अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये जो चारों व्यंजन हैं इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन चारों व्यंजन को हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक व्यंजन बचा है बस, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जैसे ही पढ़ लेंगे वैसे ही हमारा ये चैप्टर यानी कि अध्याय वर्णमाला यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन दूसरा नाम हमने क्या बताया था? संघर्षी व्यंजन।
ठीक है। ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से किसी विशेष स्थान पर घर्षण करते हुए निकले और उसमें ऊष्मा अथवा गर्मी उत्पन्न करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि यूं कहें, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में किसी विशेष स्थान पर घर्षण करके निकले और ऊष्म अथवा गर्मी उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। सीटी वाली सा, षटकोण वाली सा, हार, इनकी भी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ठीक है। मुंह में किसी विशेष स्थान पर घर्षण करके निकले और इनमें गर्मी उत्पन्न करे, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज बस और पढ़ेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान। कुछ हमारे पास वर्ण है, यही वर्ण है जैसे या, रा, ला, वा, छोटा, बड़ा, छोटी, क, ख, ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बस यही रह गया, इसी को पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, ये वर्णों को उच्चारण स्थान जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, पेपर में बहुत आता है। जैसे कि लेखपाल के पेपर में, वीडियो के पेपर में, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, लघु सिंचाई भर्ती, और भी न जाने ऐसे कितने एग्जाम्स हैं जिनमें ये उच्चारण स्थान बहुत पूछता है। ठीक है, ये टाइप वगैरह जो हमने पढ़ा है ये तो बहुत कम पूछता है, लेकिन जो उच्चारण स्थान है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से, दंत से है, तालु से है, ओंठ से है कि मूर्धा से है, कहाँ से है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। हो सके तो इसको अपनी कॉपी में कहीं भी नोट डाउन कर लेना। वर्णों का उच्चारण स्थान। यहां हम लोग वर्ण लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे उच्चारण स्थान। ठीक है, चलिए पहला हमारा है ता वर्ग और सा। ता वर्ग वाले और जो सा है ये हमारा कहां से निकलता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान दंत है। दंत यानी कि दांत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वा। वा, वा है, इसका उच्चारण स्थान दांत से है, ओंठ से, इसे दंतोष्ठ्य कह देते हैं। दंतोष्ठ्य। ठीक है, दांत से प्लस कहां से, ओंठ से। ठीक है, अगला हमारा है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग वाले, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी कि ओंठ से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओ, औ, आ। ओ, औ, आ, इसका उच्चारण स्थान हमारा है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य, कंठ माने गला, ओष्ठ माने ओंठ। ठीक है, दोनों जगह से होता है, कंठ से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है।
ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, रब करते हैं इसी में। ए ऐ, ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कंठ गले से और तालु से, ठीक है, कंठ तालव्य। अगला है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा आ विसर्गें लगी हैं, का वर्ग हा विसर्ग, का वर्ग हा विसर्ग, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ यानी कि कंठ गला और प्लस इसका निचली जीभ, ठीक है। आ का वर्ग और हा विसर्ग, ठीक है। इसके बाद इसमें छोटी बड़ी, छोटी बड़ी चा वर्ग या और सा, चा वर्ग यही चा छा जा झा या, ठीक है। छोटी बड़ी चा वर्ग या उसा, इसका है तालव्य, ठीक है। तालव्य, तालव्य यानी कि तालु द्वार, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, ठीक है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। अगला है ऋषि, फिर टा वर्ग, फिर सा षटकोण वाली, ये है मूर्धा, ठीक है। मूर्धा यानी कि मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला भाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राला, रावला, रावला का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, दंत मूल, दंत मूल। इसके बाद है अंक, ड इया ड़ा नामा, इनका उच्चारण स्थान है नासिका, नासिका यानी कि नाक से, उच्चारण स्थान क्या है नासिका, नासिका यानी कि सॉरी कान लिख रहे हैं नाक, ठीक है। ये है आपके वर्णों का उच्चारण स्थान।
चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे। चैप्टर का नाम है वर्तनी। वर्तनी जो कि यूपी लेखपाल में आएगा। वर्तनी जो है यूपी लेखपाल के हिंदी के सिलेबस में वर्तनी टॉपिक लिखा हुआ है, और वर्तनी आपकी यूपी लेखपाल के सिलेबस में यानी कि पेपर में उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। वर्तनी क्या होते हैं? शुद्ध अशुद्ध होते हैं, कुछ अशुद्ध वर्ड लिखे होते हैं, उसको शुद्ध करके लिखना होता है। ठीक है, ये है वर्तनी। तो आज की क्लास को, इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बने रहिए साथ में ट्राई स्टार के साथ में। ओके।